नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लुक पर। साथियों, हम इंडियन पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी के 400 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह है हमारा इस सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वह 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 3 पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 120 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे पॉलिटी के। तो चलिए आज का यह चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको 120 से आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? हमें बताना है भाई, इनमें से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है ध्वज, बी ऑप्शन है राजधानी, सी ऑप्शन है संप्रभुता और डी ऑप्शन आपका शासन अध्यक्ष। तो भाई इनमें से जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका संप्रभुता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रभुता। राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं मेनली। पहला है आपका संप्रभुता, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है भूभाग और चौथा है आपका सत्ता या शासन। ठीक है, तो राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 122। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? हमें बताना है भाई, भारत की संप्रभुता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। 2 कथन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही है। पहला कथन है हमारा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है हमारा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये गलत कथन है। तो हमारा पहला कथन ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। ए ऑप्शन में दिया है हमारा केवल 1, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? हमें बताना है भाई, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपका लोकतंत्रात्मक, बी ऑप्शन है अध्यक्षात्मक, सी ऑप्शन है संसदात्मक और डी ऑप्शन आपका अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो भाई जो भारतीय संविधान में शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो की गई है आपकी संसदात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमें बताना है भाई, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें क्या होता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बी ऑप्शन है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, सी ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और डी ऑप्शन है आपका विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो भाई जो आपकी संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 125। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, बी ऑप्शन है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सी ऑप्शन है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, और डी ऑप्शन है आपका सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो भाई जो आपकी संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है उसमें जो सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? हमें बताना है भाई, सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन यूके में, बी ऑप्शन आपका बेल्जियम में, सी ऑप्शन है फ्रांस में और डी ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड में। तो भाई सबसे पहले जो संसदात्मक सरकार
स्टार्ट की गई थी वो की गई थी आपकी यूके में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन या यूके में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, हमें बताना है भाई जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में अलग है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सी ऑप्शन है द्विसदनीय विधायिका है। और डी ऑप्शन है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो भाई जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसमें है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली किसमें है, आपकी भारतीय संसदीय प्रणाली में है, ना कि आपकी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में है। इसी बात में जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है, क्योंकि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसमें है आपका जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, ठीक है, जो कि आपका ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपका संसदात्मक सरकार, बी ऑप्शन है आपका अध्यक्षात्मक सरकार, सी ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका और डी ऑप्शन है संघात्मक सरकार। तो भाई इनमें से जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है वो है आपकी अध्यक्षात्मक सरकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमें बताना है भाई भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी ऑप्शन है संसदीय पद्धति की सरकार, सी ऑप्शन है संघीय नीति और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो भाई जो भारतीय राजनीतिक पद्धति है उसमें जो नहीं है आपका राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, हमें बताना है भाई भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार है वो क्यों है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी ऑप्शन है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी ऑप्शन है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और डी ऑप्शन आपका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो भाई भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार है वो क्यों है, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, हमें बताना है भाई जो आपका संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है वो हमें इनमें से बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बी ऑप्शन है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, सी ऑप्शन है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है और डी ऑप्शन है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 132, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा यह सिद्धांत है ना, कौन से या से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। हमें बताना है भाई जो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है उसमें इनमें से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तीन सिद्धांत हमें यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है आपका मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है भारत की संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। यहाँ पर राज्य का मतलब है आपका राष्ट्र, तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आंसर। ए ऑप्शन में दिया है केवल एक और दो, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई
ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक और दो, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहला और दूसरा। तीसरा क्या है हमारा, गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। हमें बताना है भाई, राष्ट्रपति पद्धति में जो समस्त कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं, एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 133 था। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है वो हमें बताना है इसमें। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति में, बी ऑप्शन है कैबिनेट में, सी ऑप्शन है व्यवस्थापिका में, और डी ऑप्शन आपका उच्च सदन में। तो भाई राष्ट्रपति पद्धति में जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है वो किसमें होती है, वो होती है आपकी राष्ट्रपति में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। हमें बताना है भी भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके मूलभूत लक्षण कौन से हैं। चार लक्षण हमें यहाँ पर दिए हैं। एक है आपका, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा लक्षण है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है आपका, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा है हमारा लक्षण, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। क्योंकि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। जो शासन मतलब जो सत्ता है उसकी शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित है। ठीक है, ठीक है, ना कि एकीकृत शक्ति। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर सही होने वाला है इसका। ए ऑप्शन में दिया है एक और दो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे एक दो तीन तीनों स्टेटमेंट ठीक है। बी में दिया है एक दो और तीन, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दो और तीन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है एक संविधान संगत सरकार, बी ऑप्शन है आपका लोकतांत्रिक सरकार, सी ऑप्शन है विधि का शासन, और डी ऑप्शन आपका सत्तावादी सरकार। तो भाई जो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है इनमें से वो है आपकी सत्तावादी सरकार। ठीक है, ये भारतीय राजतंत्र की व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 136, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। हमें बताना है भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार कहां से प्राप्त होते हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारतीय संविधान से, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति से, सी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री से, और डी ऑप्शन आपका भारत की संसद से। तो भाई केंद्र और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार प्राप्त होते हैं वो भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। हमें बताना है भाई कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी ऑप्शन है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है वो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य, बी ऑप्शन है समाजवादी राज्य, सी ऑप्शन है राजनीतिक समानता, और डी ऑप्शन आपका साम्यवादी राज्य। तो भाई इनमें से जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है वो है आपका साम्यवादी राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें बताना है भाई इनमें से जो कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। बी ऑप्शन है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सी ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है। और डी ऑप्शन है आपका भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भाई जो हमारा इनमें से कथन सही है वो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? हमें बताना है भाई भारत में जो राजनीतिक सत्ता है उसका प्रमुख स्रोत कौन है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जनता, बी ऑप्शन है संविधान, सी ऑप्शन है संसद और डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। तो भाई भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है वो कौन है? वो भारत की जनता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जनता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संविधान की कठोरता, बी ऑप्शन है एकल कार्यपालिका, सी ऑप्शन है आपका व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और डी ऑप्शन है आपका अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो भाई जो आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका जो आधारभूत तत्व है वो है आपका एकल कार्यपालिका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, हमें बताना है भाई भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संविधान लिखित है, बी ऑप्शन है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी ऑप्शन है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है और डी ऑप्शन है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो भाई जो भारत में प्रजातंत्र है उसका जो तथ्य मतलब वो किस तथ्य पर आधारित है वो है आपकी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट में पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। हमें बताना है भाई भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और डी ऑप्शन है आपका भारत राज्यों का संघ है। तो भाई भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संविधान कैसा है? हमें बताना है भाई जो भारतीय संविधान है वो कैसा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है लचीला, सी ऑप्शन है न ही कठोर न ही लचीला और डी ऑप्शन आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भाई जो भारतीय संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसद शासन प्रणाली में अंतर का एक बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 145 का कि जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसद शासन प्रणाली से किस प्रकार अलग है। ठीक है, वो मुझे आप बताना कमेंट करके। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 145 है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बी ऑप्शन है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी ऑप्शन है इकहरी नागरिकता और डी ऑप्शन आपका स्वतंत्र न्यायपालिका।
तो भाई भारत के संविधान का जो संघीय लक्षण नहीं है इनमें से वो है आपका इकहरी नागरिकता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इकहरी नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? हमें बताना है भाई जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 1948 में, बी ऑप्शन है 1949 में, सी ऑप्शन है 1950 में और डी ऑप्शन आपका 1951 में। तो भाई जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था आपका 1950 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1950 में। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? हमें बताना है भाई भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1947, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 और डी ऑप्शन आपका 26 जनवरी 1950 को। तो भाई भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? हमें बताना है भाई जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, बी ऑप्शन है 23 जुलाई 1947, सी ऑप्शन है 25 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन आपका 15 अगस्त 1947। तो भाई संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था वो किया था आपका 22 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है भाई ये हमें तीन कथन दिए हैं, मतलब तीन स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां होती है, ये गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां होती है? तो उसमें होती है 24 तिल्लियां। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई है उसका जो रेशो है वो है आपका 2:3। ठीक है, मैंने आपको बताया चौड़ाई और लंबाई का रेशो। ठीक है, अगर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई का रेशो तो वो हो जाएगा आपका 3:2। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो हमारा एक ही स्टेटमेंट ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए वाला जो ऑप्शन है 1 और 2 ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है केवल 1, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट ही क्या है? सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, भारत का राष्ट्रीय पशु है, हमें बताना है इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये बहुत मतलब आसान सवाल है। ए है आपका हिरण, बी है हाथी, सी है बाघ और डी है आपका शेर। तो भाई जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? आपका बाघ। ठीक है जी, ना कि शेर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? हमें बताना है भाई भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। आप सभी को पता होगा वैसे। ए ऑप्शन दिया है सूरजमुखी, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है गुलाब और डी ऑप्शन आपका गेंदा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है आपका कमल। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमें बताना है भाई इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कोयल, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है मोर और डी ऑप्शन है आपका कबूतर। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका मोर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? हमें बताना है भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो किसका प्रतीक है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का, बी ऑप्शन है आपका
न्याय का, सी ऑप्शन है समानता का और डी ऑप्शन है भाईचारे का। तो भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, वो है आपका न्याय का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है। हमें बताना है भी भारतीय संविधान में जो हमारा राष्ट्र है उसका उल्लेख किन नाम या किस नाम से किया गया है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, बी ऑप्शन है केवल भारत, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान तथा इंडिया और डी ऑप्शन आपका भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख किया गया है नामों का, वो दो नामों से किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। हमें बताना है भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार भारत क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यों का समूह, बी ऑप्शन है राज्यों का फेडरेशन, सी ऑप्शन है राज्यों का कन्फेडरेशन और डी ऑप्शन है आपका राज्यों का यूनियन। तो भाई जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है उसके अनुसार जो भारत है वो है राज्यों का यूनियन, मतलब राज्यों का संघ, ना कि राज्यों का समूह। बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे राज्य का समूह, ठीक है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है आपका संघ। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है उसके अनुसार जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 157, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। हमें बताना है भाई जो नए राज्य के गठन की शक्ति है वो किस में निहित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद में, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति में, सी ऑप्शन है मंत्री परिषद में और डी ऑप्शन आपका राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो भाई नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वो किस में निहित है, वो है आपकी संसद में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आर्टिकल 3 के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद को, बी ऑप्शन है लोकसभा को, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को और डी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय को। तो भाई जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है वो किसको प्राप्त है, वो है संसद को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। हमें बताना है भाई भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, सी ऑप्शन है संसद को और डी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय को। तो भाई भारतीय जो संघ है उसके अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो है आपका संसद के पास। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 160 है हमारा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। मतलब हमें कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत होना चाहिए। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है साधारण, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन है 3/4 और डी ऑप्शन है आपका 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो भाई हम अगर हमें कोई राज्य नया राज्य बनाना है तो उसको संवैधानिक संशोधन के लिए जो संसद है उसको साधारण बहुमत चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साधारण। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।